अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने पाकिस्तान की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के फर्स्ट इंसिडेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कश्मीर क्राइसिस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान को फर्स्ट जो है वो कश्मीर क्राइसिस को फेस करना पड़ा और किस तरह से पहली जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट इंसिडेंट थे हिस्ट्री में या नेक्स्ट जो सिनेरियोज थे उसके बाद उनको हम डिस्कस करेंगे। ऐसा हुआ कि जैसे ही कश्मीर का इशू अभी पेंडिंग ही था, कश्मीर का इशू भी चल ही रहा था कि उसी ड्यूरेशन में 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म की डेथ होगी। कायद आज़म वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा वो बीमार थे और उसके बाद उनको हार्ड वर्क करना पड़ा पाकिस्तान बनाने के लिए भी, एंड देन उसके बाद पाकिस्तान को इनिशियली जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी उस ड्यूरेशन में भी उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दे के गए वो अपने उसी एक ईयर के दौरान 1947 से 1948 तक बहुत सारे उन्होंने काम किए कॉन्स्टिट्यूशनली। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनॉग्रेशन किया, उसके अलावा करेंसी पाकिस्तान को प्रोवाइड की उन्होंने अपने इनिशियल ईयर्स में। तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करना पड़ी, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होती रही विद द पैसेज ऑफ टाइम और उन्होंने कंसंट्रेट नहीं किया उसकी तरफ। तो यही रीज़न बनी कि कायद आज़म वॉज डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। लास्ट टाइम उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस थी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इनॉग्रेशन के टाइम पर ही देखी गई, उसके बाद कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई कायद आज़म की। तो डेथ हो गई उनकी। तो उसके बाद अब सबसे पहला जो प्रॉब्लम था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो लियाकत अली खान थे। तो डिसाइड हुआ फिर उसके बाद कि गवर्नर जनरल जो सेकंड है पाकिस्तान के वो कौन होंगे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बिकेम द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और एट दैट टाइम लियाकत अली खान ही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। हम साथ साथ सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे। तो पेपर में आने वाले एमसीक्यूज आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, जिसमें ये होता है कि सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे, थर्ड कौन थे, या फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, या सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर वन पेपर और फॉर अदर एमपीटी एग्जाम्स वगैरह जो भी एमसीक्यूज के हैं। और उसके अलावा इन चीज़ों को जब एक्यूरेटली आप फैक्ट्स के साथ मेंशन करते हैं अपनी आंसर राइटिंग में भी, तो ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। ओके जी, उसके बाद तो सेकंड गवर्नर जनरल बन गए ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। अब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू था वो था कॉन्स्टिट्यूशन, कि पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। जिस तरह से हमें पता है कि इंडिया ने फर्स्ट अपने ईयर्स में ही कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो है वो इनेक्ट कर दिया था, बट पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ बहुत सालों तक। अगर इनेक्ट हुआ भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में तो वो एब्रोगेट हो गया उसके बाद 1958 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा इशू रहा है पाकिस्तान में 1973 तक। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या एवोल्यूशन हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके जी, तो अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी कि पाकिस्तान किस एक्ट के अंडर पाकिस्तान बनाया गया, या सब कॉन्टिनेंट की जो पार्टीशन है वो किस एक्ट के अंडर हुई। तो वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपनी प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, कि प्री पार्टीशन हिस्ट्री में, कि इंडियन एक्ट 1935 में क्या क्या उसकी क्लासेस थी। तो विद सर्टन अडेप्टेशन वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करके मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग, तो उसको जो है वो वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया पाकिस्तान का, कि जब तक पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो रन करेगी। लेकिन कायद आज़म का एम तो ये था कि हम एक इस्लामिक सोसाइटी बनाएंगे, एक इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। तो इंडियन एक्ट 1935 तो सारा का सारा ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था और वो उनके लॉ और रूल्स के अकॉर्डिंग था। बट कायद आज़म चाहते थे कि कोई इस्लामिक भी इसमें होनी चाहिए, क्लासेस वगैरह या इसके पॉइंट्स फीचर्स होने चाहिए कुछ। तो एज अ रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप अंडर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इट हैड टू एक्ट एज लेजिस्लेटिव बॉडी टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड और टू ड्राफ्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बना दी गई थी, कि एक तो ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसे अभी नेशनल असेंबली है हमारे पास, तो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी ये एक्ट करेगी जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, और साथ में ये क्या करेगी, नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी पाकिस्तान का। तो ये स्टार्टिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। लियाकत अली खान ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान के लिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में तमाम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ही, इस्लामिक फीचर्स को ही शामिल किया गया, ताकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक इंडियन एक्ट 1935 के साथ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसके अंदर इस्लामिक फीचर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रन किया जाए। अब उन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के क्या फीचर्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेजेंट किए थे
जिसमें इस्लाम और मॉडर्निज्म दोनों की वैल्यूज़ को सामने रखा गया था और उसमें बताया गया था 1949 में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पे बनेगा और उसके सेलियंट फीचर्स होंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये हम इस वीडियो में इसके फीचर्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, और फिर हम देखेंगे कि कैसे मिनॉरिटीज़ ने इसकी अपोजिशन की और क्या इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये फाउंडेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की इन पाकिस्तान। मींस कॉन्स्टिट्यूशन की बेस था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। ये पास हुआ ऑन 12 मार्च 1949 को, और प्रेजेंट किया इसे लियाकत अली खान ने असेंबली में ऑन 7 मार्च 1949। इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पास हुआ। डेट भी याद रखनी पड़ेगी, मंथ भी एंड ईयर भी, और 7 मार्च 1949 को इसे प्रेजेंट किया गया था असेंबली में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फर्स्ट इज सॉवरेनिटी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये क्लियर कर दिया गया कि ऑल सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू अल्लाह एंड ऑल अदर पीपल आर डेलीगेटेड पावर विद इन द लिमिट्स, कि बाकी अल्लाह पाक ने लोगों को स्टेट को चलाने के लिए, रन करने के लिए कुछ पावर्स अल्लाह की तरफ से डेलीगेट की गई हैं, बट सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू अल्लाह। सेकंड फीचर इज रिप्रेजेंटेशन। स्टेट शैल एक्सरसाइज पावर थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक स्टेट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्लियर कर दिया गया कि पाकिस्तान विल बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट जिसमें फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगी और टॉलरेंस, मीन सारे फंडामेंटल राइट्स को फॉलो किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मिनॉरिटी के राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की गई कि किस तरह से मिनॉरिटीज़ को मुकम्मल तौर पर फ्रीडम होगा कि वो फ्रीली प्रोफेस कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें अपने रिलीजन को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हों, हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, ज्यूज़ हों, किसी भी तरह से सब लोग अपने रिलीजन को आज़ादी से, फ्रीडम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेवलप देयर कल्चर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी एंड शेल एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन होगी जुडिशरी, और हर काम, हर फैसला अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा उनका, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है उसके बारे में ये बताया गया। जैसे गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, यूनिटरी हो गई, फेडरल सिस्टम हो गया। तो पाकिस्तान के ये कहा गया कि पाकिस्तान विल बी अ फेडरेशन विद ऑटोनमस यूनिट्स। मींस ऑटोनमस यूनिट्स में आ जाते हैं टेरिटरी होगी, जैसे गिलगित बल्तिस्तान और प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी जिसमें ऑटोनमस यूनिट्स होंगे उसके। मिनॉरिटी के बारे में तो बता दिया कि मिनॉरिटी किस तरह से अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं। तो मुस्लिम्स के बारे में ये कहा गया कि मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम रह सकते हैं, बिकॉज एज यू नो तहरीक पाकिस्तान में या फ्रीडम मूवमेंट में यही कहा गया था कि हमें अलग मुल्क किस लिए चाहिए, ताकि हम इस्लाम को फॉलो कर सकें, इस्लाम के रूल्स को। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इसको मद्देनज़र रखते हुए ये पॉइंट बनाया गया, ये फीचर बनाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। मुस्लिम्स लाइव्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम होंगी, जैसा कि होली कुरान में और सुन्ना में ये सेट आउट किया गया है कि मुस्लिम्स को किस तरह से रहना है। लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड पार्ट में बात की गई है कि फंडामेंटल राइट्स, हर तरह के फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन के राइट्स, प्रॉपर्टी के राइट्स हो गए, वो गारंटी किए जाएंगे तमाम मुस्लिम्स को भी, तमाम नॉन मुस्लिम्स को भी। मिनॉरिटी और मुस्लिम्स दोनों को कंप्लीट राइट्स दिए जाएंगे पाकिस्तान में। लास्ट है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एट द टाइम ऑफ मूविंग इट, मिस्टर लियाकत अली खान कॉल्ड इट मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन इन द लाइफ ऑफ कंट्री, नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस ओनली टू अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन है कंट्री के लिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्चुअली इसमें फीचर्स थे, गुड फीचर्स थे वेस्टर्न और इस्लामिक डेमोक्रेसी दोनों के। मिनॉरिटीज़ को भी राइट दिए गए, फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए, डेमोक्रेसी को रखा गया, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ वेस्टर्न एंड इस्लामिक डेमोक्रेसी। फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू अचीव गोल्स फॉर बेटर लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह का एक फ्रेमवर्क था जिसने मैकेनिज्म दिया कि गोल्स सेट किए जा सकें बेटर लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। एंड इट वाज अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्निज्म एंड इस्लामिज्म, जैसे बीच ही हमने बात की कि ये इस्लामिक और वेस्टर्न दोनों डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन था। द रेजोल्यूशन रिमेन प्रीएम्बल ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस। तो अपनी इसी इंपॉर्टेंस की वजह से रेजोल्यूशन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रीएम्बल रहा। प्रीएम्बल अमेंडमेंट के थ्रू इसको सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। आफ्टर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास इन 1949, द कॉन्स्टिट्यूशन
असेंबली सेटअप, कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली है उसको क्या कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया। कमेटीज टू ड्रा कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल मेंशन्ड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और कमेटीज को ये कहा गया कि आपने उन्हीं प्रिंसिपल्स की बेस पर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो सब के सब किस में मेंशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। तो उसके लिए जो फर्स्ट एक हमारे सेकंड गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन, उन्होंने सेटअप की बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बीपीसीबी जिसको कहा जाता है ऑन 12 मार्च। और ये ख्वाजा नाजिमुद्दीन हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये कमेटी सेटअप की थी। इस कमेटी के कितने मेंबर्स थे, ओके तो कमेटी के अंदर कमेटी के 24 मेंबर्स थे टोटल, और हेड ऑफ कमेटी वाज मौलवी तमीज़ुद्दीन और वाइस प्रेसिडेंट वाज लियाकत अली खान। अब आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि हेड ऑफ कमेटी जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, या आप ये कह सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है, उसके ओके हाँ जी, पाकिस्तान की जो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई उसके हेड जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन थे, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, लियाकत अली खान। तो इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो 1950 में प्रेजेंट की गई। अब 1950 में जब रिपोर्ट प्रेजेंट की तो उसके बाद कौन से इश्यूज फेस करना पड़े पाकिस्तान को, किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पहला तनाज़ा पैदा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर पाकिस्तान इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तनाज़े की वजह से, इस ग्रीवेंस की वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पैदा हुआ, पाकिस्तान पोलिटिकली किस तरह से डिटेरियोरेट हुआ और किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई पाकिस्तान में, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। जैसे पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप सेपरेटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इतने अच्छे तरीके से जितना आप एक साथ कर सकते हो। तो हम इन वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल दोनों हिस्ट्रीज को एक साथ लेके चलेंगे और देखेंगे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री का क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ना होने का क्या इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री पर। इफ यू नीड नोट्स टू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।